हेलो दोस्तों, आज हम इग्नू बीएड जो शैक्षिक और सामान्य जागरूकता वाला पेपर सोल्व करते हैं वो है 2021 वाला। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसान दिवस मनाया जाता है। वो कौन सी तारीख है जिस दिन किसान दिवस मनाया जाता है? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। आगे इसके बारे में और जान लेते हैं कि 23 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ दिवस भी मनाते हैं। तेंदुआ दिवस, हिम तेंदुआ दिवस। और 23 नवंबर को संविधान दिवस का फैसला लिया गया। 23 दिसंबर को संविधान दिवस का फैसला लिया, मनाया नहीं जाता है, केवल फैसला लिया गया था इस तारीख को। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर से 1949 से संविधान दिवस मनाना शुरू किया। और जो 23 सितंबर है, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाते हैं। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। आगे बढ़ते हैं। इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन, 23 दिसंबर जिस दिन किसान दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसके द्वारा लिखा गया था? ए बंच ऑफ लेटर्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, मोरारजी देसाई। इन चारों में से वो कौन व्यक्ति थे जिनके द्वारा ये बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स लिखी गई? तो इसमें हमारा ए वाला राइट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से किसे जाना जाता है? एडोल्फ हिटलर को, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को, नेपोलियन को या शेक्सपियर को? मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से नेपोलियन को जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिशन इनोवेशन का लक्ष्य क्या है? मिशन इनोवेशन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाना, नैनो उपग्रहों के स्वदेशी विकास को बढ़ावा देना, या कृषि के नए तरीकों को अपनाना, या जल संचयन के नए तरीके अपनाना। तो जो मिशन इनोवेशन है, इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाना। ये मिशन इनोवेशन से रिलेटेड है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर ले, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि क्लास को आगे और बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तब उस समय वायसराय कौन था? तो इसमें देख लीजिए, इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो तो डी हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथिगो। अब आगे इनके बारे में भी जान लेते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग कौन थे। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। कहाँ के? बंगाल के गवर्नर, फर्स्ट नंबर वाले। ये 1773 में बने। और जो डलहौजी थे, ये ब्रिटिश गवर्नर थे डलहौजी। इनका जो कार्यकाल था वो 1848 से 1856 तक था। ये भारत के ब्रिटिश गवर्नर, भारत के
ब्रिटिश गवर्नर थे ये। और जो लिन नीतिगो थे ये भारत के आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय रह चुके हैं। तो इनके बारे में हमें पता चल गया। ये 1936 से लेकर 1944 तक रहे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36वां क्वेश्चन देखिए। भारत द्वारा शुरू किया गया रेड लाइन अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाना, सुन्नी खुले में शौच, एंटीबायोटिक दवाओं के अतार्किक उपयोग पर अंकुश लगाना या सुन्नी भ्रष्टाचार। जो रेड लाइन अभियान था वह एंटीबायोटिक दवाओं के अतार्किक उपयोग पर अंकुश लगाना रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था एंटीबायोटिक दवाओं के अतार्किक उपयोग पर अंकुश लगाना। आगे बढ़ते हैं। 36 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लाइक जरूर करते रहें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का। केंद्रीय बजट भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है? तो केंद्रीय जो बजट है उसके बारे में जानेंगे। पहले इस अनुच्छेद के बारे में देख लीजिए, 110 के बारे में। ये जो अनुच्छेद है 10, ये धन विधेयक से रिलेटेड है। धन विधेयक को परिभाषित करता है। ये 100 परिभाषित करता है। और जो 111 है ये राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों से संबंधित है। राष्ट्रपति की वीटो पावर, वीटो शक्ति। और जो 112 है वह केंद्रीय बजट से रिलेटेड है। और जो ये 13 है ये भारत की संचित निधि से संबंधित है। भारत की संचित निधि से संबंधित ये। तो ये तीनों ही में से हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, जो केंद्रीय बजट भारत के संविधान से रिलेटेड वो 112 से है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको ये क्लास कैसी लगी लाइक करते रहें, लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक अनलाइक भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 38वां क्वेश्चन देखिए। भारतीय डाकघर अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय जो डाकघर है वह 1898 में पारित किया गया। भारतीय डाकघर अधिनियम 1898। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 39वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39वां। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले कौन सी घटना घटी? इनमें से साइमन कमीशन, जो साइमन कमीशन था वह 1928 में आया, मार्च 28 में। ये मार्च 1928 में आया। और जो सेकंड वाला आया वह अक्टूबर 1928 में आया। उसके बाद जो साइमन कमीशन 1930 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की 1930 में। और जो असहयोग आंदोलन है वो 1930 में हुआ, मार्च 1930 में हुआ। उसके बाद में जो त्रिपुरा का जो अधिवेशन है ये 1939 में हुआ। कांग्रेस का जो त्रिपुरा अधिवेशन है। और जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता वो मार्च 1931 में हुआ, मार्च 1931 में। तो स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले जो घटना घटी थी वह असहयोग आंदोलन से संबंधित घटी थी। असहयोग आंदोलन से
संबंधित घटना घटी थी स्वतंत्रता संग्राम में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे फोकस करना है आपको कि स्वतंत्रता संग्राम से पूछी गई है, तो असहयोग आंदोलन इसमें आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40वां, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मतलब कौन से देश से हुई। यूके के बारे में देख लीजिए। यूके से एकल नागरिकता एकल नागरिकता और कानून निर्माण की प्रक्रिया ली गई। कनाडा से, जो कनाडा है, इससे अवशिष्ट अधिकार लिए गए हैं। अवशिष्ट अधिकार का विचार। और यूएसए से ये जो जनहित याचिका है वो इससे रिलेटेड है। जनहित याचिका और मौलिक अधिकार और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो ये अलग अलग देशों से अलग अलग शब्द लिए गए हैं। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, जो जनहित याचिका इससे संबंधित है, यूएसए से। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 2018 में व्हाट्सएप फेसबुक पर टैक्स लगाने वाला देश कौन सा है। जो व्हाट्सएप और फेसबुक पर जो टैक्स लगाने वाला देश है, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे या तंजानिया। आप कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो युगांडा ऐसा देश है जिसने वर्ष 2018 में व्हाट्सएप और फेसबुक पर टैक्स लगाने वाला देश माना जाता है, युगांडा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42 पे। विश्व बैंक के अनुसार 2018 में कौन सा देश प्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता रहा है। विश्व बैंक के अनुसार 2018 में जो कौन सा देश है वह शीर्ष प्राप्तकर्ता रहा है। भारत, चीन, मेक्सिको या फिलीपींस। जो देश है प्रेषण का जो शीर्ष प्राप्तकर्ता देश था वो भारत देश था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो हमें नहीं गुजरती पे ध्यान देना है। अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राज़ील या चिली। इन चारों देशों में से वो कौन सा देश है जहाँ से ये मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बोलिविया। मकर रेखा की बात करें तो ये 10 देशों से गुजरती है और जो भूमध्य रेखा ये 13 देशों से होकर गुजरती है। और जो कर्क रेखा ये 14 देशों से होकर गुजरती है। तो ये 30 के बारे में जानकारी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आपके सामने अगला क्वेश्चन है 44वां। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, तो जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ये ओडिशा में स्थित है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा है, कुन्नू है, कुन्नू माधव, पेंच, पन्ना, पेंच, ये राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के अंदर। और ज़्यादातर मध्य प्रदेश के पूछा जाता है, तो ये आपको याद करने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी याद करना है आपको। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, ये पश्चिम बंगाल का है। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी है कुछ बांदी
बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल, ये हर बार पूछा जाता है, नागरहोल, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का। और एक और है कद्रेमुख, कद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। और एक बनेरघट्टा, बनेरघट्टा वाला भी राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है। ये कर्नाटक के हैं, बंदीपुर, नागरहोल, कद्रेमुख और बनेरघट्टा। तो ये 3 के बारे में शॉर्ट डिटेल। आपको कैसा लगी ये वीडियो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा 45वां, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, असम या अरुणाचल प्रदेश। इन चारों में से वो कौन सा राज्य है जहाँ पर ये साइलेंट वैली स्थित है? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, केरल। केरल राज्य में ही साइलेंट वैली स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फ्यूचर वी वांट नामक दस्तावेज निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? द फ्यूचर वी वांट सतत विकास का संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन से, वैश्विक पर्यावरण सुविधा से, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क इन्वेशन से, जैविक विविधता पर कन्वेंशन पर। तो जो द फ्यूचर वी वांट नामक जो दस्तावेज है वह सतत विकास का संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, द फ्यूचर वी वांट नामक दस्तावेज का। 47वां क्वेश्चन है, सेपरेटली द्वीप निम्नलिखित में से किस समुद्र में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 47वां, स्प्रेटली द्वीप निम्नलिखित में से किस समुद्र में स्थित है? स्प्रेटली द्वीप कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर या दक्षिण चीन सागर। इन चारों में से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण चीन सागर। इसमें ही ये स्प्रेटली द्वीप स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं हम। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले में निकलती है? ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49वां, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर नहीं है? यानी कि वो कौन सा स्मारक है जो विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया है? फतेहपुर सीकरी, अजंता एलोरा की गुफाएं, खजुराहो या दिल्ली में जंतर मंतर। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डी वाला हो जाएगा, दिल्ली में जंतर मंतर को विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 49वें क्वेश्चन का। और लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना छोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों को ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिलता रहे। लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अरबिंदो घोष, वी गिरी, अमृता प्रीतम, वी सावरकर। जो लाइफ डिवाइन जो लिखी गई है वो अरबिंदो घोष के द्वारा लिखी गई है, लाइफ डिवाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 51वां क्वेश्चन है, कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को कौन से रिट जारी की जाती है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, निषेध, यथास्थिति या सर्टिओरारी की जाती है। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है, जो निचली अदालतों को कार्रवाई के लिए उच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है वो निषेध वाली होती है, निषेध जारी करता है। तो इसका 51वें का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 52वां, आयकर रिटर्न जो आयकर रिटर्न भरा जाता है वो आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत प्रस्तुत किया जाता है? धारा 138 स्पष्ट के धारा या 142 के तहत, 139 स्पष्ट के तहत या 129 स्पष्ट के तहत। आप सभी कर्मचारियों ने जब भी आयकर भरा होगा तो वहाँ पे धारा 139 लिखा होता है और वहाँ पे लिखा होता है धारा 139 के तहत आप ये आयकर प्रस्तुत कर रहे हो। तो ये जो धारा होती है ये आयकर रिटर्न से
संबंधित होती है। तो धारा 139 फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सभी कर्मचारियों को तो पता है सही, जब भी आयकर रिटर्न भरते हैं हम तो उसमें धारा 139 लिखा होता है और उस पर टिक करना होता है हमें। 53वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष अशोक गांगुली, पी बलराम, सैम पित्रोदा या दीपक नैयर। जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा। अगले 2 क्वेश्चन लास्ट और बचे हैं, इसलिए लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। लाइक अनलाइक भी कर सकते हैं, अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो अनलाइक भी कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54वां, निम्नलिखित में से कौन भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च निकाय है। शिक्षक, यहाँ पे ध्यान देना है कि शिक्षक और शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च निकाय। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन तो जाएगा सी, NCT, NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशन, टीचर एजुकेशन। तो इसका जो स्थापना हुई थी वो 1995 में हुई थी NCT की, और जो NCERT की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। ये भी न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, और NCT भी न्यू दिल्ली में है। निप्पा की जो स्थापना हुई थी वो 1962 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी दिल्ली में है। UGC की बात करें तो UGC की स्थापना जो ग्रांट होती है, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है UGC, तो इसकी स्थापना 1953 में की गई और इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। एक है नेक, जो नेक का मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है, ये जरूर याद करना है आपको, बेंगलुरु में है नेक का मुख्यालय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार किसके द्वारा सुझाया गया था। शिक्षा के 4 स्तंभों का जो सुझाव है किसके द्वारा दिया गया। तो यूनिसेफ की बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में की गई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई और इसका मुख्यालय लंदन में है, लंदन में। यूएनडीपी की बात करें तो 1965 में स्थापना हुई यूएनडीपी की और इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में। और यूनितार की बात करें, यूनितार, इसकी स्थापना 1963 में की गई। यूनितार की स्थापना, इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत है। पूछा क्या गया हमारे से कि जो शिक्षा के जो 4 स्तंभ है वो किसके विचार हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यूनेस्को के द्वारा ही जो शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार सुझाया गया था। आपको ये क्लास कैसी लगी है आप सब्सक्राइब करके ज़रूर बता सकते हैं और लाइक कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी नई वीडियो के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं तरोताज़ा वीडियो के साथ, मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग और इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए मित्रों। जब तक एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज। ये था हमारा आज का मोटिवेशनल कोड। थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें।